नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और आज की मुख्य खबर में मैं आपको बताऊं तो कल पूरे जिले में, हनुमानगढ़ जिले में वैक्सीनेशन का कार्य होगा। और दोस्तों, कौन सी वैक्सीन लगेगी और किन किन सेंटरों पर लगेगी, और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जिले में कहाँ कहाँ कितनी वैक्सीन आई है। सबसे पहले लेते हैं बादरा में। कोविशील्ड की वैक्सीन जो है बादरा में लगने वाली है वो 4500 डोज है, और कोवैक्सीन जो लगनी है वो 450 डोज है। जबकि हनुमानगढ़ का जिक्र करें तो दोस्तों 7600 कोविशील्ड है और 1100 करीब कोवैक्सीन है। जबकि नोहर में 5500 कोविशील्ड वैक्सीन है और 400 मात्र कोवैक्सीन है। पीलीबंगा में भी दोस्तों 3800 कोविशील्ड वैक्सीन है, जबकि 350 कोवैक्सीन है। और राउतसर में 3800 है और 350 कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, माफ़ कीजिएगा। संगरिया में दोस्तों 2400 कोविशील्ड वैक्सीन है, जबकि 150 कोवैक्सीन है। टिब्बी में भी 2400 कोविशील्ड वैक्सीन है, जबकि मात्र 200 कोवैक्सीन है। तो ये डोजें लगनी है दोस्तों। और मैं सबसे पहले आपको बादरा का प्लान बता देता हूँ। बादरा में कस्बा में दोस्तों 4 वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं। और राजकीय जो सीनियर स्कूल है खेल मैदान के पास में, हमेशा की तरह वहाँ 300 डोज कोविशील्ड की लगने वाली है। गोरादेवी स्कूल है कन्या विद्यालय, वहाँ 300 कोविशील्ड की वैक्सीन लगने वाली है। और राधा स्वामी डेरा जो सरसा रोड पर स्थित है, वहाँ 350 कोविशील्ड की वैक्सीन लगने वाली है। और चौहान गेस्ट हाउस है जो वार्ड नंबर 20 में है बादरा कस्बे में, वहाँ 150 कोविशील्ड वैक्सीन लगने वाली है। अब देहात क्षेत्र का प्लान मैं आपको बताऊं तो अजितपुरा के लिए बुढ़ेर गांव में 200 वैक्सीन लगेगी कोविशील्ड की। और शेरपुरा के लिए रामगढ़िया गांव में 300 वैक्सीन लगेगी कोविशील्ड की। नेत्राणा के लिए 7 DPN में 200 वैक्सीन लगेगी, जबकि मुंसरी के लिए कर्णपुरा में 300 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। अनूपसर के लिए बाड़ी गांव में 250 कोवैक्सीन लगेगी। उत्तरादावास के लिए मोमनवास गांव में सेंटर बनाए गए हैं जहां 250 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। बिराड़ी के लिए सरदारपुरा जो भोलावास है दोस्तों, वहाँ 150 वैक्सीन लगेगी, सेंटर बनाए गए हैं। डाबड़ी के लिए सेरडा में सेंटर बनाए गए हैं जहां 250 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। और छानीबड़ी के लिए सऊवाला में एक सेंटर बनाए गए हैं जहां 300 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। और गांधीबड़ी के लिए 6 SDR में सेंटर बनाए गए हैं, 200 वैक्सीन वहां लगने वाली है। और गेहूँ गांव के लिए 200 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। मलसीसर में भी 200 कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। कलाड़ा में भी 200 कोविशील्ड की वैक्सीन लगेगी। और जिज्ञासरी बड़ी के लिए मुंदड़िया बड़ा में दोस्तों 200 कोवैक्सीन लगेगी, कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। और गद्रा गांव के लिए जो बनाई में सेंटर बनाया है वहाँ भी 200 कोविशील्ड की वैक्सीन लगने वाली है। इसके अलावा कोवैक्सीन के लिए कहाँ सेंटर है? 3 मात्र सेंटर कोवैक्सीन के लिए है। बादरा में स्कूल नंबर 2 जो क्यामखा निवास में स्थित है, वहाँ 150 डोज कोवैक्सीन की लगने वाली है। और गांधीबड़ी में 150 कोवैक्सीन लगेगी। और छानीबड़ी में भी 150 कोवैक्सीन लगेगी। दोनों वैक्सीन के लिए दोस्तों सेकंड डोज की प्राथमिकताएं रहेगी। और सभी जो संचालक हैं सेंटरों के, वो इस चीज़ के लिए ख्याल रखें कि सेकंड डोज की प्राथमिकता यहाँ सभी के लिए लगेगी। और कोवैक्सीन जो है दोस्तों वो खाली सिर्फ और सिर्फ सेकंड डोज के लिए ही है, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन में दोनों प्रथम और द्वितीय डोज वाले शामिल हो सकते हैं। और टोकन के लिए व्यवस्था दोस्तों इस प्रकार से, एक प्रकार से डॉक्टर मंजीत ढाका जो है हमारे खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्होंने जो प्लान जाहिर किया दोस्तों उसमें ये टोकन वितरण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। शहर में 7 बजे टोकन मिलेगा, जबकि गांव में 8 बजे मिलेगा। और शहर में सेशन शुरू होगा 8 बजे, जबकि गांव में होगा 9 बजे। और कुल मिला के प्राथमिकता सेकंड डोज के लिए दोनों में रखी गई है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं, वैक्सीनेशन जो पेंडिंग है दोस्तों, अब तक जिन जिन कस्बों में, हनुमानगढ़ जिले के मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से, पेंडिंग जो वैक्सीनेशन अभी तक है कौन कौन सा है। कोविशील्ड का अगर देखें तो बादरा में 20,651 लोगों को पेंडिंग है अभी दोस्तों।
जबकि कोवैक्सीन 3,674 लोगों को लगनी अभी शेष है। और हनुमानगढ़ में देखें तो 17,286 है कोविशील्ड, और हनुमानगढ़ में कोवैक्सीन देखें तो 8,739 अभी पेंडिंग है लगनी है। नौर में 13,514 कोविशील्ड वैक्सीन पेंडिंग है, जबकि 3,407 कोवैक्सीन लगनी अभी नौर में बाकी है। पीलीबंगा में देखें तो 11,484 कोविशील्ड वैक्सीन बाकी है और 2,929 कोवैक्सीन बाकी है। और रावतसर में दोस्तों 11,159 कोविशील्ड वैक्सीन बाकी है और 2,644 कोवैक्सीन की डोज लगनी अभी बाकी है। संगरिया में 7,104 और 1,268 कोवैक्सीन, और टिब्बी में 7,721 कोविशील्ड और 1,779 कोवैक्सीन की डोज अभी बाकी है। और कुल मिला के मैं टोटल देखूं दोस्तों तो 88,919 कोविशील्ड की वैक्सीन पूरे हनुमानगढ़ जिले में अभी लगनी है, वो शेष है। ये प्रथम डोज के लिए आप माने। और कोवैक्सीन की जो है 24,440 डोज बाकी है। कोविशील्ड व कोवैक्सीन दोस्तों दोनों ही के लिए लगातार जो है सेशन प्लान जो हमारे ज़िले में आ रहे हैं। तो कुल मिला के दोस्तों ये पेंडिंग जो सेकंड डोज है, माफ़ कीजिएगा, पेंडिंग जो अभी तक चल रही है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिला के आज के लिए 4500 भादरा में लगेगी, 450 कोवैक्सीन भादरा में लगेगी। तो ये था दोस्तों वैक्सीनेशन प्लान। अब अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक भादरा में कितनी वैक्सीन लग चुकी है, 1,60,000 से ये आंकड़ा पार हो चुका है दोस्तों। और आजकल जब वैक्सीन 20 अगस्त को लगेगी और शाम तक आंकड़ा आ जाएगा तो दोस्तों ये 1,66,000 की संख्या को क्रॉस कर देगा और जल्द ही हम 1,70,000 के आंकड़े तक भी पहुंचने वाले हैं। और भादरा में वैक्सीनेशन लगभग 50% से ज़्यादा हो चला है। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है हमारे लिए। तो वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लगाएं, सेंटर तक पहुँचे। भादरा आसपास की खबरों में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सबसे पहले हम जिक्र करते हैं डुंगराना गांव के संस्कृत विद्यालय का। तो दोस्तों जो राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय डुंगराना का है, वहाँ दोस्तों इस प्रकार शानदार कलाकृतियाँ जो है ग्रामीणों द्वारा और कुछ संस्थाएं हैं उनके द्वारा की गई है कि आप अगर देखने जाएं तो दोस्तों आपको वहाँ का दृश्य ऐसा लगे जैसे आप कहीं बहुत दूर दूसरी स्टेट में और ऐसी स्टेट में आ गए हैं जहाँ डेवलपमेंट जो है इस प्रकार से है कि उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। प्रधानाचार्य मनोहर लाल जी शर्मा की प्रेरणा से और अध्यापक है दोस्तों महेंद्र सिंह जी की सहभागिता से जो विद्यालय में नव युवक मंडल है दोस्तों एक तो, और एक विद्यालय विकास समिति है उसके भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, और ग्राम शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति भी है। और इसके अलावा दोस्तों अनेकों ग्रामीणों ने भी डुंगराना के इसमें सहयोग किया है। और इस प्रकार से चित्रकारी रंग रोगन स्कूल में किया गया है कि भारतीय रेल का दृश्य जैसे आपको रूम आप देखेंगे कतारबंद जो क्लासेज का आप दृश्य देखेंगे तो आपको इस प्रकार लगेगा कि ये भारतीय रेल की जो है एक प्रकार से परिदृश्य एक छवि हम देख रहे हैं। और उसमें सारी सुविधाएं एक प्रकार से उकेरी गई है दीवारों पर दोस्तों। इस प्रकार से गेट भी बाकायदा जो ट्रेन के गेट होते हैं उस प्रकार से बनाया गया है। और दोस्तों स्कूल में बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कुर्सी मेज की व्यवस्थाओं के साथ जो पेड़ पौधों की भी व्यवस्था की गई है, वहाँ से वातावरण जो स्कूल का है वो इस कदर एकदम लुभावना हो चला है कि देखते ही बनता है। और ये सारी की सारी मेहनत की गई है हमने अभी जिन संस्थाओं के नाम लिए उनके द्वारा ग्रामीणों की। और दोस्तों इसमें प्रेरणा रही है प्रधानाध्यापक मनोहर लाल जी शर्मा, कहीं ना कहीं इसके लिए उनको श्रेय भी दिया जाना चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों इसकी जो व्यवस्था है वो देखते ही बनती है और अन्य स्कूल भी दोस्तों इस प्रकार की
प्रेरणा ले सकते हैं और ऐसे कार्य करके एक प्रकार से बच्चों का भी मन जीत सकते हैं, ग्रामीणों का भी मन जीत सकते हैं और स्कूली बच्चों को इस प्रकार का एक वातावरण प्रदान कर सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले भविष्य में दोस्तों अत्यंत जरूरी है। और ऐसा ही वातावरण दोस्तों, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से पेड़ पौधों का लगाने का चलन चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं राजस्थान में दोस्तों वातावरण में बहुत बड़ी चेंजिंग आएगी और आने वाले भविष्य में हमें जलवायु जो है एक प्रकार से बढ़ती आबादी के बीच में जिसकी दोस्तों आगे उसकी मात्रा घट सकती है, हमें उसके लिए परेशानियां पैदा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं उसकी हम पूर्ति करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अन्य खबरों के बारे में मैं अगर चर्चा करूं तो दोस्तों वार्ड नंबर 7 के पार्षद हरिप्रकाश शर्मा ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। और दोस्तों वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 में विद्युत व्यवस्था जिस प्रकार से चरमराई है और लगातार विद्युत कट वहाँ पर लग रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे में बिजली की व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए हरिप्रकाश शर्मा ने वहाँ ज्ञापन सौंपा है और व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए मांग की गई है। दोस्तों टिक्कू फुटबॉल क्लब की कल बैठक हुई और उस बैठक में दोस्तों टिक्कू फुटबॉल क्लब की बैठक में अनेकों पूर्व खिलाड़ियों ने भाग भी लिया और नए खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। दोस्तों सबसे पहले एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और खेल मैदान के ग्रासीन पर ही इस मीटिंग का आयोजन किया गया और इसमें दोस्तों सर्वप्रथम सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया था उसमें बलवंत सैनी जो है उनको सम्मानित किया गया, जो वाइस चेयरमैन नगर पालिका भादरा के हैं। और उनको सम्मानित इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों उनकी अथक मेहनत से भादरा का जो खेल मैदान आप हरा भरा देख रहे हैं वो बलवंत सैनी के प्रयासों से हो सका है। और अभी भी बलवंत सैनी ने वहाँ दोस्तों अपने निजी खर्चे से वहाँ मजदूर भी रखे हैं जो कि वहाँ जो अनावश्यक घास उगाई है उसको भी काटने के लिए और दोस्तों वहाँ जो है पानी लगातार लगाने के लिए और बोर करके वहाँ पर एक प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं बलवंत सैनी ने की है, तो उनको वहाँ सम्मानित किया गया। और इसके अलावा दोस्तों जो फुटबॉल क्लब से संबंधित कई पार्षद हैं वो बनकर चुनकर आए हैं दोस्तों, उनको भी सम्मानित किया गया था। और इसी कड़ी में वार्ड नंबर 2 से उमेद तेली है, उनको पार्षद प्रतिनिधि है, उनको सम्मानित किया गया। उनकी धर्मपत्नी जो है पार्षद बनी थी। और इसके अलावा दोस्तों सलीम खानज़ादा भी है वार्ड नंबर 15 से, वो किसी कारणवश कल नहीं आ पाए थे, उनको इस प्रकार से सम्मानित करने का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अंत में दोस्तों टिक्कू फुटबॉल क्लब में अध्यक्ष चुना गया जो कि निकट भविष्य में एक बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। तो नरेश नोकवाल को इसके लिए सर्वसम्मति से चुना गया और नरेश नोकवाल कल संभवतः अपनी कार्यकारिणी का भी विस्तार करेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों टिक्कू फुटबॉल क्लब की ये बैठक हुई। और आज के घटनाक्रम पर अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों तो बजरंग सहारण जो भव्य फाउंडेशन के संयोजक हैं, उन्होंने दोस्तों बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर एक रैली निकाली गांधी पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक और ज्ञापन दिया गया दोस्तों। और ज्ञापन में मांग की गई कि बिजली की बढ़ी हुई दरों को और बिजली के जो बिल दोस्तों माफ़ करने की सरकार ने जो घोषणा की थी, गहलोत सरकार ने, वो बिजली के बिल माफ़ किए जाए और इसके अलावा जो अनावश्यक चार्ज लगाए हुए हैं स्थायी शुल्क वगैरह उनको ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों ऐसी मांगे। और भादरा में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों नेठराणा गांव में लगातार बिजली उपभोक्ता संरक्षण संघर्ष समिति है, उनके द्वारा लगातार पिछले काफ़ी महीनों से प्रयासरत है वो और लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और पूरे राजस्थान में और जयपुर जाकर भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, ज्ञापन दिया था कि बढ़ी हुई दरों को बिजली की वापस ली जाए और जो कोरोना काल में जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ किए जाए। तो कुल मिला के दोस्तों इसके साथ आज की अन्य खबरों का जिक्र करें तो आज सुरजीत बिजारनिया द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य गेट जो बनाया गया था उसका आज दोस्तों उद्घाटन आज विधायक बलवान पूनिया के हाथों संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम में दोस्तों ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी थी, जो अस्पताल परिसर में टेंट लगाकर इस समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें सभी सहयोगी लोगों को पुरस्कृत भी किया गया था। और सुरजीत
बिजारनिया ने अपने पिता लातूराम बेनीवाल की याद में दोस्तों इस गेट का निर्माण कराया गया। और यहाँ दोस्तों उपखंड अधिकारी शकुंतला देवी पचार भी थी। और इसके अलावा दोस्तों DYSP सुनील जी झांझड़िया के अलावा अनेकों विभाग के कर्मचारी अधिकारीगण भी रहे। वहीं सरपंच प्रतिनिधि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आए, सरपंचों को हमने देखा। और दोस्तों मंगेश चौधरी नोर से भी यहाँ पहुँचे थे, निर्मल प्रजापत भी यहाँ पहुँचे थे, और बलवान फगेड़िया जो प्रधान है पंचायत समिति के भी यहाँ मौजूद रहे। विधायक बलवान पूनिया भी यहाँ समय पर पहुँच गए थे। तो कुल मिला के बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। और रफ़ीक कुरैशी दोस्तों यहाँ दिखाई दिए, जो चेयरमैन प्रतिनिधि है बादरा नगर पालिका के। तो इसके साथ दोस्तों ये शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ और गेट का एक भव्य उद्घाटन आज देखने को मिला, जो कि शानदार गेट सुरजीत बिजारनिया द्वारा बनाया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, हम समीक्षा तो विस्तार से नहीं करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की भीड़ आज देखी दोस्तों, हजारों लोगों की भीड़ एक प्रकार से अस्पताल परिसर में उमड़ी थी। ये अच्छा कार्यक्रम था, एक उद्घाटन था विकास कार्य का, अच्छी बात है। लेकिन लोगों ने एक प्रकार से शिकायत की है दोस्तों कि शकुंतला देवी पचार जो है वो कई कार्यक्रम हमसे एक दो ऐसे लोग मिले थे जिन्होंने परमिशन चाहिए थी कार्यक्रम की। तो शकुंतला देवी पचार जो है हमारी उपखंड अधिकारी महोदया, उन्होंने 50 से अधिक लोगों के लिए आने से मना करते हुए ऐसी परमिशन कार्यक्रम की नहीं दी। जबकि यहाँ दोस्तों बगैर मास्क वाले कम से कम 90% लोग थे, उससे कहीं अधिक होंगे जो बगैर मास्क थे। तो कहाँ है कोरोना की गाइडलाइन? अगर अधिकारीगण भी कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करवाते हैं तो दोस्तों फिर किस प्रकार से सरकार जो है ये दावे करती है कि हम कोरोना की तीसरी लहर से भी लड़ेंगे और तीसरी लहर से पार पाएंगे। दोस्तों ऐसे में तो दूसरी लहर भी हमारा देश से पीछा छोड़कर नहीं जाएगी। तो कुल मिला के ये तो सौभाग्य है कि राजस्थान से दूसरी लहर अब जा चुकी है। राजस्थान एक प्रकार से कोरोना से मुक्त हो चला है। या तो फिर कोरोना की गाइडलाइन को एकदम समाप्त कर दिया जाए, अगर कोरोना का भय ही नहीं है तो। अगर कोरोना का भय है और गाइडलाइनें आपको बनानी पड़ रही है और बार बार इसके लिए आपको दिशा निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं और बार बार जब कोई कार्यक्रम के लिए आपसे अनुमति लेने के लिए प्रशासन से आता है और आपको ये कहना पड़ रहा है कि आप 50 से अधिक शामिल नहीं हो सकते, तो दोस्तों ये नियम सबके लिए लागू होना चाहिए। इसमें विधायक, जनप्रतिनिधि या कोई विधायक का खास आदमी इसके लिए विशेष तौर से नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्थाएं हमने देखी जो उपखंड कार्यालय की अच्छी नहीं लगी, तो इसमें सुधार अवश्य शकुंतला देवी पचार जो है वो करेगी, ऐसी हमें साफ संदेश से हम उम्मीद करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में 7 बजे की कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।